Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में पूर्व की भांति ही बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट्स के लिए 2013 के बोर्ड एग्जाम में साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का आंसर पूरे क्लियरिफिकेशन के साथ बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2011 और 2012 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन बता दिया है। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th की कंप्लीट प्रिपरेशन करें तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा ताकि हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये सभी जो है 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई प्रश्न हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रश्न पूछी गई थी जो सब्जेक्टिव टाइप थी बट ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न थी, केवल आपको इसका आंसर लिखना था। बट अभी के बोर्ड एग्जाम में क्या हो गया कि आपके टोटल क्वेश्चन जो है MCQ टाइप रहेगा, अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे इस तरह से, जो कि 2013 के बोर्ड एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस जो है बहुवैकल्पिक रूप में ही दिया गया था। तो अब जो है इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो भी आंसर सही होगा वो आंसर आपको OMR पेपर दिया जाएगा, उसमें देखकर उसमें फिलअप करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो देखिए मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो ये आपका बनेगा MgO। तो यहाँ पे ये MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र होता है CuSO, यहाँ पे आप देख सकते हैं CuSO4, इसका हो जाएगा होल 2 और इंटू H2O। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हड्डियाँ टूट जाती है, हाथ पाँव टूटते हैं, तो उसमें जो प्लास्टर किया जाता है वही जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर होता है। तो उसी का यूज जो है प्लास्टर के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है, इसका समीकरण भी हमें बताना है। तो देखिए जब लाल जो है तप्त लोहा, जैसे लोहा का जो अणुसूत्र होता है Fe होता है, इस पे कहता है कि जल प्रवाहित किया जाता है H2O। तो इसकी क्या क्या मात्रा होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है आयरन के 3 परमाणु होते हैं, फिर जल के जो हैं कितनी मात्रा होते हैं, तो 4H2O। तो ये जो बनाता है मतलब प्रोडक्ट के रूप में जो निकलता है ये आपका Fe3O4 मतलब फेरस ऑक्साइड और प्लस जो है हाइड्रोजन मुक्त होता है 4H2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब लाल तप्त लोहे पे जो है जल प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है Fe3O4। तो समीकरण तो आपका ये हो गया, लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है कि जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो इसका समीकरण दीजिए, तो यही समीकरण हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 जो है ये हमें प्राप्त होता है। फिर आगे देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। तो यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये देखिए ये है प्रकाश संश्लेषण का ही समीकरण, केवल आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें लगा देनी है। जैसे यहाँ पे ये संतुलित रासायनिक समीकरण अभी नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि दोनों ओर जो है जो तत्व है उसकी परमाणु संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो है 6 यूनिट होनी चाहिए, प्लस 12H2O। यहाँ पे जो है ये 12 लगा लेना है आपको पहले, यहाँ पे इसके पीछे 12H2O, और इधर हो जाएगा C6H12O6, ठीक ही है, प्लस 6H2O। यहाँ पे भी 6H2O, ये आप देख सकते हैं 6H2O और प्लस 6O2, ये देख सकते हैं 6O2। तो इस तरह से यही जो अणुसूत्र ये आप समीकरण देख रहे हैं यही जो है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है 6CO2 प्लस 12H2O, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस 6O2, ऑक्सीजन जो है मुक्त होता है। तो जल से जो है ऑक्सीजन मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही जो है ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है।
फिर आगे देख सकते हैं स्नेल के नियम को लिखे। तो आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे साइन आई बट्टा साइन आर लिखा जाता है। तो साइन आई बट्टा साइन आर को ही स्नेल का नियम कहते हैं, या आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अब आप याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम क्या होते हैं। तो कहते हैं कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण तथा किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। तो यही जो है स्नेल का नियम होता है। अब कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक। तो देखिए लेंस की क्षमता जो होती है, जिसे आप P से लिखते हैं, P बराबर 1/f होता है, और F मतलब फोकस हो गया, और फोकस जो है मीटर में होती है। अगर SI यूनिट की बात करें तो 1/मीटर अगर लिखेंगे तो मीटर ऊपर जाएगा, यहाँ पे मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इसीलिए लेंस की क्षमता की जो SI मात्रक होती है ये मीटर इन्वर्स होती है। वैसे जनरली जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसके यूनिट के रूप में, ये आपका डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का अगर केवल मात्रक पूछा जाए, SI मात्रक नहीं पूछा जाए, केवल लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है ये पूछा जाए तब तो डायोप्टर होगा, लेकिन SI मात्रक पूछा जाए तो मीटर इन्वर्स होगा। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो देखिए जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं, जो मापने के लिए आता है, तो आप देखते होंगे जो आपके घर में मीटर लगे होते हैं इसमें kWh करके आता रहता है, kWh या BOT। तो यही जो है दोनों, ये तो वैसे जनरल यूनिट है, लेकिन kWh जो है व्यावसायिक मात्रक है, जिसे किलोवाट आवर हिंदी में कहते हैं किलोवाट घंटा। तो आपको लिखना है या तो kWh लिख सकते हैं या किलोवाट घंटा जो है लिख सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। अब कहते हैं कि एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखे। तो आप सभी को पता होगा, जो आपने टेबल पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो 18वां पंक्ति जो होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ वाला, जिसमें होता है हीलियम, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें हीलियम होता है, नियॉन होता है, उसके बाद आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जीनॉन होता है, रेडॉन होता है। तो ये सभी जो है निष्क्रिय गैस ही हैं। तो केवल एक का लिखना है तो आप हीलियम भी लिख सकते हैं, नियॉन भी लिख सकते हैं, आर्गन भी लिख सकते हैं, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, जो भी हो इसमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखें। तो आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन के 2 अपर रूप हीरा एवं ग्रेफाइट होते हैं। तो इसका आंसर होगा हीरा एवं ग्रेफाइट। अब है सोडियम की परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है 11 होती है, तो इसका आंसर होगा 11। अब फिर 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 6CO2 + 12H2O, और ये हो जाएगा C6H12O6, ठीक ही है, इधर हो जाएगा 6H2O + 6O2। तो ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब है श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ यहाँ पे क्या है। तो श्वसन का जो मध्यवर्ती पदार्थ है ये आपका ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन है। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसका आंसर ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। आपको ऑप्शंस दिए गए रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको केवल देखकर आंसर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है। तो आपको पता होगा कि इंसुलिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में नहीं हो तो हमें चीनी वाली बीमारी, जिसे आप मधुमेह नामक बीमारी कहते हैं, चिनिया बीमारी, तो वो हो जाती है। तो यहाँ पे मनुष्य में चीनी के पाचन के लिए जो हार्मोन सहायक होती है वो आपका इंसुलिन होती है। तो इसका आंसर जो होगा इंसुलिन होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। गुरुत्वानुवर्तन जो है ये क्या है। तो कहा जाता है कि पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को ही हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए कि पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी आप सब्जेक्टिव ही मान सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने वाला प्रश्न है नहीं, बट पूछा गया है। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धन आवेश को जो है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं MCQ टाइप में, जो बहुवैकल्पिक यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर, जिसे आप चूना पत्थर भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। और इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि CaO जो होता है ये कली चूना या बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, जैसे भाखड़ा चूना, तो CaO उसका होता है CaO कली चूना।
इस तरह से फिर आगे देख सकते हैं कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बार बार ये बोर्ड एग्जाम में अभिक्रियाशील मूलक पूछी ही जाती है। मैंने आपको जो 2011-2012 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बताया उसमें भी सेम चीज़ें पूछी गई है। तो COOH का मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको, जिसको कार्बोनिक अम्ल हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन अम्ल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। कीटोन का CO होता है, मैंने बता दिया था। एल्डिहाइड का CHO होता है, ये भी मैंने बता दिया था। और ईथर का होता है COOR। तो ये आप याद रखेंगे। फिर तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है। तो मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण का जो अभी समीकरण बताया, तो बताया था कि जल से H2O से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फिर है चौथा कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल को ही हम पर्णहरित कहते हैं, जो पत्तियों में पाया जाता है, पौधों की जो पत्ती होती है उसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर है पांचवा क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए, मैं आपको पहले अभी डिस्कस किया था कि इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में नहीं हो तो मधुमेह नामक बीमारी, जिसे आप चिनिया बीमारी कहते हैं, तो ये हो जाती है, जिसे आप कहते हैं कि ये शुगर का पेशेंट हो गया। तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग धैर्य, वर्ण का मतलब होता है रंग, किस रंग का तरंग धैर्य अधिकतम होता है। तो आप याद रखेंगे, बैजानियो पिनाला या विबजोर पढ़े होंगे। तो लाल का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। उसी प्रकार लाल का झुकाव सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन जो है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, तो वाट होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो तंतु लगा रहता है, विद्युत बल्ब में जो तंतु अंदर में लगे होते हैं, ये टंगस्टन धातु का होता है। तो टंगस्टन हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 9 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो देखिए, नाभिकीय जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जाता है, ये यूरेनियम की सहायता से बनाया जाता है। तो इसको प्राप्त करने हेतु जो है यूरेनियम की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिना यूरेनियम का नाभिकीय ऊर्जा बन ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 10वां क्वेश्चन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे जो है खतरा उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर जो है सी होगा, क्योंकि CO2 के बढ़ने से ही जो है वायुमंडल प्रदूषित हो जाती है। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो ये आपका लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 + H2 जो है ये उत्पाद बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उदासीन विलयन का जो pH मान होता है ये जो है एक्यूरेट 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देख सकते हैं कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात जो होता है ये कितने मात्रा में होता है। तो 3:1 के अनुपात में होता है। तो आप याद रखेंगे कि एक्वारेजिया मिश्रण में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछी जाती है। एक्वारेजिया मिश्रण में जो है हाइड्रोजन क्लोराइड और ये जो देख सकते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट का जो अनुपात होता है ये 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो है अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी में। फिर यहाँ पे है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो ये पुंकेसर में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ दिया गया कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है ये आपका फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन नलिका से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन, जिसे एम से सूचित किया जाता है, बराबर होता है। तो ये V/U के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आवर्धन क्या होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आप आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है प्रतिबिंब दूरी से जो है कोरिलेट किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को वस्तु दूरी से कोरिलेट करके V/U के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है
कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? F बराबर R/2 होता है, या यहाँ से आप R बराबर 2F लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए F बराबर R/2 C में है और R बराबर 2F A में है, तो इसका A और C दोनों ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपके जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो आप आंसर दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.